हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग बजट का पार्ट 4 करने वाले हैं। हम लोगों ने बजट पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने बजट पार्ट 3, 2 और 1 नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, पूरी 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे टॉपिक्स, सारे चीजें हमने अच्छी तरीके से क्या कर रखी है, क्लियर कर रखी है। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बजट पार्ट 4। बजट पार्ट 4 हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हमने क्या क्या करा। हमने 1 के अंदर बजट क्या है वो पढ़ा और बजट रिसीट्स कंप्लीट करा। फिर उसके 2 के अंदर हमने एक्सपेंडिचर करा। कौन सा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर 3 के अंदर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा। ठीक है, जो हम आज करेंगे, हम लोग, हमारा आज का टॉपिक है बजट डेफिसिट, मतलब बजट घाटा। बजट डेफिसिट, बजट घाटा। देखो, सबसे पहले बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हेन रिवेन्यू, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर या बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द बजट रिसीट्स। is known as बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मतलब जो हमारा बजट एक्सपेंडिचर है ना, उसमें से अगर हम बजट रिसीट्स को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बजट घाटा निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? बजट घाटा। बजट घाटा मतलब जो बजट प्राप्ति है, जो हमारी बजट प्राप्ति है, जो हमारी बजट प्राप्ति है वो क्या है? वो हमारी कम है बजट व्यय की तुलना में। हमारा क्या कहलाएगा? बजट घाटा कहलाता। मतलब खर्चा तो हो गया ज्यादा, सरकार की इनकम आई कम, वो कहलाएगा बजट डेफिसिट, बजट घाटा। हमने खर्च करा 1000 रुपए, इनकम आई 500, तो 500 का घाटा, वो हमारा क्या कहलाएगा? बजट डेफिसिट, बजट घाटा कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट अगला आता है टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। मतलब बजट घाटे के प्रकार। बजट घाटे के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है रिवेन्यू डेफिसिट। राजस्व घाटा। देखो, रिवेन्यू, राजस्व तुमने 2 जगह पढ़ा था। ठीक है, राजस्व हमने 2 जगह पढ़ा। एक पढ़ा हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इज मोर देन द रिवेन्यू रिसीट्स में। मतलब जो राजस्व व्यय है अधिक होता है राजस्व प्राप्ति से। हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करा और रिवेन्यू रिसीट्स करा। रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब सरकार के पास जो टैक्स का पैसा आ रहा है, सरकार के पास एससीट का पैसा, नॉन टैक्स का पैसा, जो फ्री का पैसा, जिससे असेट्स क्या हो रही है? कम नहीं हो रही, ना लायबिलिटी बढ़ रही है, ना सरकार उधार ले रही, ना सरकार ने कोई सामान बेचा, फिर भी सरकार के पास जो पैसा आ जाता है वो हमारा रिवेन्यू रिसीट्स कहलाता है। सरकार ने फिर जन कल्याण के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए, सब्सिडी के लिए खर्च करा, वो कहलाता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। रिवेन्यू रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर हो गया ज्यादा। सरकार ने की इनकम आई
और खर्चा हुआ 1 लाख, इनकम आई सिर्फ 50,000, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रिवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा, राजस्व घाटा कहलाएगा। मतलब क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट बराबर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे रिवेन्यू रिसीट्स को, तो हमारा क्या निकल कर आएगा? हमारा रिवेन्यू डेफिसिट निकल कर आएगा। मतलब इसमें सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है और सरकार की इनकम कम आती है, उस घाटे को बोलते हैं हम रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर के अंदर कौन सा खर्चा? सब्सिडी वाला खर्चा, ठीक है। और रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर जो टैक्स का इनकम आ रहा है सरकार के पास, या नॉन टैक्स जो फाइन हो गया, जैसे कोरोना के टाइम पर मास्क का फाइन लग रहा था ना, तो वो सारा पैसा रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर आता है। खर्चा हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? रिवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा, राजस्व घाटा कहलाएगा। ठीक है। हमारा दूसरा घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रिसीट्स। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन द टोटल रिसीट्स, मतलब कुल प्राप्ति पर कुल व्यय की अधिकता। कुल प्राप्ति पर कुल व्यय की अधिकता। और अगर देखें तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब एफडी, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग। मतलब उधार वाली वैल्यू को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, उधार को छोड़कर, मतलब जो उधार की वैल्यू दे रखी है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स हम घटाएंगे तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आता है, राजकोषीय घाटा निकल कर आता है। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आया? ये दो तरीके से आया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया। रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया। जो हमारा उधार वाला पैसा था वो इंक्लूड नहीं करा, इसमें से इसे घटा दिया, हमारा फिजिकल डेफिसिट आता है। इसके जो इंप्लीकेशन है, इसके इंप्लीकेशन पेपर में बहुत बार आते हैं। इंप्लीकेशन, निहितार्थ। इंप्लीकेशन मतलब निहितार्थ। क्या है इंप्लीकेशन? पहला बोला लो जीडीपी ग्रोथ। जब सरकार को यह वाला घाटा होगा तो देश का विकास नहीं होगा। क्राउडिंग आउट, हमारे देश में जो बाहर के जो विदेशी इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करते हैं, जब हमारे देश में घाटा होगा तो इन्वेस्टर्स यहां से चले जाएंगे, तो हमारे देश से क्राउडिंग आउट हो गया। ठीक है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, हमारे देश में महंगाई हो जाएगी क्योंकि सरकार इस घाटे को कवर करने के लिए टैक्स बढ़ा देगी, महंगाई आ गई। ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इरीजन, मतलब सरकार की विश्वसनीयता पर क्या हो जाएगा? कटाव हो जाएगा। ठीक है। सरकार की विश्वसनीयता पर कटाव, सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ठीक है। जब ये वाला घाटा हुआ तो ये सारी सिचुएशन हमारे देश में क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ गया? तीसरा घाटा है हमारा प्राइमरी डेफिसिट।
प्राथमिक घाटा जो हमने फिजिकल डेफिसिट निकाला उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, उसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट की पेमेंट। समझ में आया? मतलब राजकोषीय घाटे में से माइनस करेंगे ब्याज का भुगतान। देखो कैसे, हमने इस वाले फॉर्मूले से टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस करा, हमारा फिजिकल डेफिसिट आ गया। जो यहां पर आंसर आया ब्याज का भुगतान माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला घाटा निकल कर आ जाएगा। समझ में आया? अब एक टॉपिक आता है कि सर जी आपने यहां पर अदर देन बोरिंग लिखा, उधार को इंक्लूड क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि जितना फिजिकल डेफिसिट होता है सरकार को जितना राजकोषीय घाटा होता है वो इक्वल होता है, उधार के बराबर होता है। अगर उधार को इंक्लूड कर देंगे तो आंसर तो हमारा जीरो आएगा ना, इसलिए वो घाटा निकालने के लिए हम इंक्लूड नहीं करते। समझ में आया? फिर एक होता है बैलेंस्ड बजट। एक होता है अनबैलेंस बजट। बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब क्या है? अगर टोटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल रिसीट्स हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे टोटल रिसीट्स और आंसर टोटल रिसीट्स और आंसर अगर जीरो के बराबर आ जाए तो इसे बोलते हैं बैलेंस बजट। मतलब जितना सरकार के पास पैसा आया उतना ही खर्चा हुआ, ये होता है बैलेंस बजट। इस बजट के अंदर देश के अंदर बेरोजगारी आती है, ठीक है, सरकार लोगों जन कल्याण के लिए खर्चा कम करती है, महंगाई धीरे धीरे आने लग जाती है। तीन सिचुएशन होती है। एक होता है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करा टोटल रिसीट्स को, ये बराबर नहीं आता किसके? जीरो के। या तो आंसर जीरो से ज्यादा आएगा या आंसर जीरो से क्या आएगा? कम आएगा। समझ में आया? मतलब जो आंसर निकल कर आएगा इसमें से इसे माइनस करने के बाद अगर ये ज्यादा हुआ तो आंसर जीरो से ज्यादा निकल कर आएगा, अगर ये ज्यादा होगा तो इधर टोटल रिसीट्स आंसर निकल कर आएगा, माइनस में आंसर निकल कर आएगा। मतलब या तो आंसर जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होगा, इक्वल नहीं होगा। जिसके अंदर हम अनबैलेंस बजट की बात करें तो पहला आता है सरप्लस बजट। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स अगर माइनस करेंगे तो आंसर जो है क्या आएगा? वो कम आएगा जीरो से, मतलब आंसर माइनस में आएगा। ये वाली वैल्यू 50 है और ये वाली वैल्यू 100 है तो आंसर हमारा माइनस का 50 आएगा ना, इसका मतलब सरकार फायदे में है। ये सरप्लस का बजट है, खर्चा हुआ कम और रेवेन्यू आया ज्यादा। ठीक है, दूसरा है डेफिसिट बजट, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे टोटल रिसीट्स तो जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा जीरो से। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 100, माइनस कर दिया 50, आंसर देखो जीरो से ज्यादा आ गया ना। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं, ये बोलते हैं घाटे का बजट और इसे बोलते हैं बचत का बजट। एक होता है घाटे का बजट, एक होता है बचत का बजट। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोगों ने आज बजट का चैप्टर पूरी तरीके से क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अगर कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया कमेंट करके बताएं, जो समझ में आया, अच्छे समझ में आया वो भी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है क्लास?